Hello students, once again welcome to the Champions Hub. Today I have brought for you another set of figures of speech. हमने इससे पहले वाली वीडियो में कुछ figures of speech किए थे, इसका दूसरा पार्ट में लेकर आई हूँ tricky 10 figures of speech, another 10 figures of speech. Again the same way, important important figures of speech, very tricky tips to remember, easy tips to remember, simple definitions and examples. So stay tuned with me for that. So shall let us proceed with the figures of speech. एक बार नए figures of speech करने से पहले हम पिछले वीडियो का recap कर लेते हैं. Figures of speech. What are figures of speech? Figures of speech होते क्या हैं? It's the ornaments of language. Language को सजाने के लिए हम जो अपने पोइट्रीज हैं, जो लाइंस हैं, उसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं with the help of words. So these words are called figures of speech. And हमने पिछले वीडियो में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच डील किए थे? सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, रिपीटिशन, एनाफोरा, personification, transferred epithet, oxymoron, paradox and antithesis. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज go through that. The link is given in the description box. आप वो वाला लिंक देख खोलिए, पहले ये important figures of speech कीजिए और आगे ये वाला भी करिए. ठीक है, नया नेक्स्ट. सो लेट अस बिगिन विद द न्यू सेट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी क्या होता है? Apostrophe is the direct address to the dead, absent or personified object or idea. Apostrophe हम किसी भी किसी को संबोधन करते हैं. ठीक है, एपोस्ट्रोफी आपको एपोस्ट्रोफी एस जैसे हम बोलते हैं तो हम एक कॉमा लगाकर एस लिखते हैं, तो हम उसका मतलब होता है का, है ना? तो हम यहाँ पर किसी को संबोधित कर रहे हैं. ठीक है, किसी को संबोधित कर रहे हैं डायरेक्ट नेम से. इसमें ये एक्सक्लेमेटरी मार्क में होता है. जनरली डायरेक्ट एड्रेस हो रहा है. ठीक है, द वर्ड लिटरली मीन्स टर्निंग असाइड. एपोस्ट्रॉफी मतलब पीछे मुड़कर किसी को संबोधन करना, टर्न असाइड करके. जैसे हम किसी को पुकार रहे हैं, ओ लाइक दिस, ओ चाइल्ड. ओके, सो हम वी आर calling somebody. In this figure of speech, a writer turns aside, मोड़कर किसी को एड्रेस कर रहा है. टू एड्रेस अ पर्सन एब्सेंट, जो कि यहाँ नहीं है, या डेड, जो कि जीवित नहीं है, या कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी. विंड को हम कर सकते हैं, सी को कर सकते हैं, वाटर को कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी. हम भगवान को पुकार रहे हैं, ओ गॉड. हम उनसे बात कर रहे हैं, उनको पुकार के बोल रहे हैं, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी. ठीक है. ओ लिबर्टी, व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन योर नेम. लिबर्टी या फ्रीडम को क्या है? ओ लिबर्टी. ओ लाइफ, आई शैल फाइंड यू समवेयर. ठीक है, यहाँ वेस्ट विंड को किया जा रहा है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, जो तूफानी वेस्ट विंड है. दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग. ओ सॉलिट्यूड, यहाँ अकेलेपन को किया जा रहा है, ओ सॉलिट्यूड, वेयर आर द चार्म्स दैट सेजेस हैव बीन इन द फेस. ठीक है, सो किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को जब डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफी यानी डायरेक्ट एड्रेस, मुड़कर पुकारना. ठीक है. पोस्ट, आप देखो उसको याद कैसे रख सकते हो? पोस्ट मतलब पीछे मुड़कर. ठीक है, पोस्चर जो होता है वो पीछे मुड़कर, इंटीरियर और पोस्टीरियर होता है ना, तो पीछे मुड़कर हम उसको बुला रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट. हाइपर बोले. हाइपर बोले का तो मतलब हाइपर यानी ज्यादा. ठीक है, हाइपर मीन्स बियॉन्ड. बैलो इज टू थ्रो, यानी ज्यादा. आप जैसे कॉमन लैंग्वेज में बच्चे बात करते हैं, अरे बहुत फेंक रहा है, बहुत फेंक रहा है, लपेटो लपेटो, है ना? तो वही वाली बात हो गई. हाइपर बोले में बहुत ज्यादा फेंका जाता है. ठीक है, तो द वर्ड हाइपरबोले इज लिटरली अ थ्रोइंग बियॉन्ड, मीन्स एग्जैजरेशन. किसी भी चीज को एग्जैजरेट करके, बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, तो दैट इज हाइपरबोले. एग्जैजरेट. ओके, बियॉन्ड like statement. So in hyperbole, statement is made emphatic. बहुत ज़्यादा emphasis दिया जाता है by overstatement. This figure of speech
consist in representing things as much greater or smaller, या तो बहुत बड़ा बोलते हैं या बहुत छोटा बोलते हैं. तो जब हम बहुत छोटा बोलते हैं तो इसको अंडर स्टेटमेंट होता है, ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट. देन दे आर with the intention of producing a more striking effect than a plain statement can. मतलब जो सिंपल कहने की बजाय हम या तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, हाइपर बोले, तो हाइपर बोले, आप ये ऐसे याद रखिए कि हाइपर बोले बहुत ज्यादा बोले उसकी चीज, उसके बारे में, ठीक है. लाइक एग्जाम्पल देखिए, शी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स. ओशियन ऑफ टीयर्स, इतना रोई कि बस ओशियन ही आ गया, कितना ज्यादा हो गया है ना. इतना, शी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स, इतने आंसू निकले उसके कि एक समंदर ही बन गया. वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विद माई टीयर्स. मतलब सोचिए आप, अगर नदियां सूख जाएंगी तो आई एम एबल टू फिल इट विद माई टीयर्स, आप आंसुओं से उसको भर सकते हैं. तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया. दैट इज हाइपरबोले. इट हैज बीन एजेस सिंस आई हैव हैड अ मील. एजेस मतलब सदियां गुजर गई, मुझे खाना नहीं मिला अच्छे से. तो अगर सदियां कोई जीवित रह सकता है बिना खाए, तो ये ज्यादा हो गया हाइपरबोले. हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड. ये फेमस लाइंस हैं मैकबेथ की. खून, मर्डर करने के बाद उसके हाथों से ब्लड की स्मेल आ रही है. ऑल परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड. दो हाथ मतलब पूरे अरेबिया का पूरा परफ्यूम, ये दो हाथ साफ नहीं, कि इसे बदबू नहीं मिटा पाएंगे, इसे स्मेल नहीं मिटा पाएंगे. सो दीज आर हाइपरबोले, दीज आर दी स्टेटमेंट्स ऑफ हाइपरबोले. ओके, नाउ नेक्स्ट, the next figure of speech. The next figure of speech is onomatopoeia. Onoma means name, pia means make. That means ये एक ऐसा साउंड है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें साउंड पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, ठीक है. इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच साउंड सजेस्ट इट्स सेंस एंड मीनिंग. मतलब साउंड से इसका मीनिंग निकाला जाता है. यहाँ पर कुछ साउंड वर्ड्स जिसमें होते हैं उनको हम ओनोमेटोपिया कहते हैं. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल. जैसे बुम करके आवाज आई, तो ये जो बूम वर्ड है इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमेटोपिया, ठीक है. जिंगलिंग, जिंगल बेल, तो जिंगल जो है वो ओनोमेटोपिया है, ठीक है. इस तरह से चिर्प, जो बर्ड्स चिर्प हैं, वो चिर्प जो है वो ओनोमेटोपिया है, ठीक. सो जो साउंड वर्ड्स हैं उनको हम ओनोमेटोपिया बोलते हैं. यानी साउंड्स का जो नाम दिया गया है, साउंड्स का नाम दिया गया है, ब्रे हो गया, डक का क्वैक हो गया, इन सब के कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इन जो साउंड वर्ड्स को जो नाम दिया गया उसको हम ओनोमेटोपिया कहते हैं. लाइक हमने बचपन में ये बहुत गाना गाते थे हम, दिस सॉन्ग ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म, ईया ईया ओ. तो ये जो ईया ईया है, फिर ही हैड डक्स, क्वैक क्वैक क्वैक. तो ये जो था, ये जो वर्ड्स हैं क्वैक 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 या ई, ये क्या है, ओनोमेटोपिया है. देखिए और एग्जांपल्स देख लीजिए. द एरोप्लेन इज जूमिंग इन द स्काई. जूमिंग, जूम जो उसकी आवाज है उसको हमने कहा है जूमिंग इन द स्काई. जो आवाज है उसको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, ओनोमेटोपिया, ठीक है. द नेक्स्ट, द ओपन विंडो शट्स विद अ बैंग. बैंग इज द अगेन अ साउंड. इट्स टाइम फॉर जिंगल टिंकल, टिंकल जिंगल. तो ये जो आपकी उसकी क्लॉक की आवाज, टिक टॉक, ये सब ओनोमेटोपिया है. बैम, हिट द ट्रक एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. यानी ट्रक ने हिट किया विद अ बैम. ओके, सो दिस इज अ वर्ड विच शोज the figure of speech onomatopoeia. The murmurous haunt of flies, the whisper of bird, of insects, ठीक है. इस तरह से ये जो भी साउंड वर्ड्स हैं उनको हम ओनोमेटोपिया बोलते हैं. दिस इज अ वेरी फिगर इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच used in many of the poems. Okay, then next is metonymy. Metonymy, अब मिटोनमी क्या होता है, दिस फिगर ऑफ स्पीच जो वर्ड है मिटोनमी, ये ग्रीक वर्ड मिटा, मिटा मीन्स आफ्टर, ओके. ओनमा,
नेम। अब आप याद रखने के लिए कैसे करेंगे, मिटा, आप मिटा रहे हैं, रब कर रहे हैं, मिटा, निमी यानी नेम, नाम को मिटाकर कुछ और लिख रहे हैं। यानी आप हिंदी में, मतलब एक ट्रिक बता रही हूँ मैं कि किसी चीज के नाम को मिटाकर उसके बदले में हम कुछ और नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन ऑफ नेम इज देयर, द फिगर कंसिस्ट इन सब्सटीट्यूटिंग द थिंग नेम्ड फॉर द थिंग्स मेंट। मतलब हम किसी चीज का नाम मिटाकर उसको किसी और चीज के नाम से संबोधित कर रहे हैं। लाइक द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ये हम बहुत सुनते हैं, लेकिन यहाँ पेन जो है, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अब यहाँ आप चाहे पेन को ऑथर ले लें, या मीडिया की पावर ले लें, या राइटिंग ले लें, स्वॉर्ड यानी कोई समस्या अगर लड़कर हल नहीं हो रही है, यहाँ हम पेन को एजुकेशन भी कह सकते हैं, पेन इज एजुकेशन, ठीक है। एंड माइटियर, माइटियर देन द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। तो हम कहते हैं ना अकल बड़ी की भैंस, ठीक है। तो यहाँ भैंस किसका, ये भी मिटोनमी है, अकल बड़ी की भैंस, क्योंकि भैंस हमने संबोधित किया है फिजिकल पावर को, ठीक है, बॉडीली पावर को, आपकी फिजिकल जो शक्ति है, और अकल मेंटल पावर को, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, पेन जो है हमने एजुकेशन को दे दिया है, स्वॉर्ड को हमने फिजिकल स्ट्रेंथ को दे दिया है। तो कई बार लड़ाइयाँ जो होती हैं खाली ताकत से, आपकी शक्ति से लड़ी नहीं जाती, आपके दिमाग से की शक्ति से लड़ी जाती है, तो वो ज्यादा जीती जाती है। तो वो ज्यादा माइटियर हो गई, ज्यादा स्ट्रांग हो गई। इसी तरह से आज हम देखें तो कई बार क्या होता है कि स्वॉर्ड यानी जो आपके सोल्जर्स हैं या वायलेंस है, वो उतनी ताकतवर नहीं होती जितनी पेन की ताकत यानी मीडिया की ताकत। अगर कोई बात न्यूज़पेपर में आ गई तो उस पे मतलब इतना जल्दी एक्शन होता है, और हम चिल्लाते रह जाए लेकिन कोई सुनता नहीं है ना। लेकिन अगर वो बात पेन से लिख कर हमने फैला दी तो वो बहुत ही ज्यादा जल्दी फैल गई, और उसमें बहुत ताकत है। तो यहाँ पे पेन जो है, हम ऑथर को मान लें या मीडिया को मान लें, जो भी लिखित है, ठीक है। और माइटियर स्वॉर्ड जो है वो हम आप अपना चीखना चिल्लाना, वायलेंस या सोल्जर या फिजिकल स्ट्रेंथ, इसको मान लें। तो ये उसके नाम से हमने किसी और चीज के नाम से संबोधित कर दिया। अब यहाँ फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव यानी पालने से लेके शमशान तक यानी अर्थी तक, है ना, वहां तक। अब ये पालने से लेके अर्थी तक क्या बता रहा है, आपकी पूरी कोर्स ऑफ लाइफ, आप पैदा हुए और आपका अंत, मतलब यू आर डेड। सो वहां तक की लाइफ यानी क्रेडल यानी पालने, शुरुआत, बर्थ, बचपन, ठीक है, बचपन से लेकर मृत्यु तक। तो यहाँ क्रेडल झूले का नाम जो हमने बचपन को दे दिया है, ठीक है। क्रेडल इज नॉट झूला, बट क्रेडल का नाम हमने बचपन को दे दिया, इज फॉर द बर्थ। और ग्रेव का नाम हमने मृत्यु को दे दिया है, ठीक है। तो हम किसी चीज को रेफर करने के लिए किसी और नाम से जब संबोधित करते हैं जो कि उससे रिलेटेड हो, जो कि उसी से रिलेटेड हो, जैसे क्या है, ये जो ग्रेव है वो मृत्यु से रिलेटेड है, क्रेडल है वो बर्थ से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप किसी को किसी भी नाम से संबोधित कर दें। पेन जो है वो एजुकेशन या लिखने वाले से ही संबोधित है, स्वॉर्ड जो है वो, तलवार जो है वो लड़ने वाले से, चाहे वो मुंह से लड़े चाहे वो अपने हथियार से लड़े, लड़ने वाले से ही रिलेटेड होना चाहिए। आई एम रीडिंग टैगोर नाउअडेज, अब मैं टैगोर को पढ़ रही हूँ। क्या मैं टैगोर को पढ़ सकती हूँ? नहीं, मैं टैगोर की लिखी हुई बुक को पढ़ रही हूँ, ठीक है। कोई इंसान को तो नहीं पढ़ सकता, कोई उसकी बुक को पढ़ सकता है। तो यहाँ पे टैगोर जो है वो रिलेटेड टू टैगोर्स राइटिंग्स, उनकी बुक्स को है, उनकी पोइट्रीज को है, उनके लिखे हुए रचना को है, ठीक है। अब यहाँ ग्रे हेयर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ग्रे हेयर्स हम किसके लिए कहते हैं, ये एक और फिगर्स ऑफ स्पीच में आप यूज कर सकते हैं, इसको यूफेमिज्म कहते हैं, आगे हम डील करेंगे। ग्रे हेयर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, हम ओल्ड पीपल के लिए कह रहे हैं, ठीक है। ग्रे हेयर जो है, सफेद बाल, ओल्ड पीपल के लिए रेफर किया जाता है। द कैटल बॉयल्स, कैटल बॉयल्स, अब कैटल थोड़ी ना बॉयल करेगी, जो आपने बर्तन रखा है गैस पर वो थोड़ी ना बॉयल करेगा, पर द वाटर इन द कैटल बॉयल्स ना, एक्चुअली जो वाटर इन द कैटल है हम उसको कैटल कह रहे हैं, ठीक है। फिनिश द कप, फिनिश द कप मतलब आप कप तो नहीं पी ले जाएंगे, बट हम फिनिश द टी इन द कप ना, हम उस
कप के अंदर की टी जो है या ड्रिंक जो है उसको फिनिश करने के लिए कह रहे हैं। तो ये मिटोनमी हुआ जब हम उसका नाम मिटाकर, मिटोनमी नाम मिटाकर उसी से रिलेटेड, उस चीज से ही रिलेटेड कोई और नाम रख देंगे। ठीक है, याद रहेगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, synecdoche. Synecdoche and metonymy are quite similar, but there is a difference. वो difference भी मैं आपको बताऊंगी। देखो यहाँ cynic the is a special form of metonymy. ये metonymy का ही एक form है। Its name syn with ekdaki means succession, which means the understanding of one thing by the another. मतलब ये भी वैसा ही है कि एक चीज के बगैर, मतलब एक कोई भी चीज है उसके नाम के बजाय हम कोई और नाम यूज कर रहे हैं। सब्सटीट्यूशन ऑफ अ पार्ट फॉर द होल, मतलब पूरी पार्ट को, पूरे बॉडी को ना कहकर हम फेस को कह रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी पीपल आर प्रेजेंट, हम पीपल आर प्रेजेंट की जगह हम बोल रहे हैं हाउ मेनी फेसेस आर प्रेजेंट। हम क्लास में बोलते हैं काउंट द हेड्स, तो क्या खाली सिर काउंट करते हैं? नहीं ना, ऐसा तो नहीं कि खाली सिर रखा हो वहां पर, सारे ही बच्चे बैठे होते हैं, फिर भी हम बोलते हैं काउंट दी हेड्स, कितने बच्चे हैं, है ना। हमारा हेड मीनिंग से, हेड से क्या मीनिंग होता है? बच्चे, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन। ठीक है, तो काउंट दी हेड्स, या एग्जाम्पल देखिए, दैट मीन्स सिनेक्डकी क्या है? द सब्सटीट्यूशन ऑफ अ पार्ट फॉर द होल, फॉर द होल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स होल बॉडी का एक पार्ट या पार्ट का के बजाय होल बॉडी, दोनों रेफर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर अ कॉन्क्रीट वन, कॉन्क्रीट की जगह एब्स्ट्रैक्ट या एब्स्ट्रैक्ट की जगह कॉन्क्रीट कर सकते हैं। इंडिविजुअल की जगह क्लास या क्लास की जगह इंडिविजुअल, मतलब एक बड़े पार्ट का छोटा पार्ट या एक छोटे पार्ट का बड़ा पार्ट। ठीक है, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने कहा फेसेस इन द क्राउड, फेसेस इन द क्राउड, क्राउड में सिर्फ फेसेस ही तो नहीं है, क्राउड में तो पूरा पीपल है, लेकिन हमने पूरे लोगों को ना कह के वो सिर्फ फेसेस का, उनका एक छोटा सा पार्ट, बॉडी का एक छोटा सा पार्ट, उसी बॉडी का। ठीक है, लेंड मी योर ईयर्स, लेंड मी योर ईयर्स क्या एक्चुअली होता है कि मुझे ध्यान से सुनो, लेंड मी योर ईयर्स एंड लिसन टू मी केयरफुली, है ना। लेंड मी योर ईयर्स, आप अपने कान मुझे तो नहीं दे रहे हो, है ना, आप पूरा ही कॉन्सेंट्रेशन मुझे दे रहे हो, पूरा ही ध्यान मेरी तरफ दे रहे हो। तो ये एक बहुत फेमस है, लेंड मी योर ईयर्स। दैट मीन्स हम पूरे बॉडी में से एक पार्ट ले रहे हैं, कान, जबकि वो खाली कान तो नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि कान आपको दे के आँख किसी और को दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेंड मी योर ईयर्स, एक पार्ट हमने यूज किया। आई हैव, यू हैव माई हार्ट, यू हैव माई हार्ट, तुम्हारे पास मेरा दिल है। अब दिल नहीं होता पूरे, एक्चुअली क्या होता है, हम पूरे पूरा ट्रस्ट, पूरा फेथ, पूरा लव होता है। ठीक है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। आई नो दोज वॉइसेस, मुझे ये आवाज़ें ध्यान है। मुझे ये लोग, दोज वॉइसेस, वो जो लोग स्ट्राइक में चिल्ला रहे थे, आई नो दोज वॉइसेस, नॉट ओनली द वॉइसेस, आई नो दोज पीपल। ठीक है, वो पूरे लोग मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे मैं उन लोगों का एक छोटा सा पार्ट यूज कर रही हूँ। आई नो दोज वॉइसेस, मुझे वो वॉइसेस पता है। कीप योर आईज अप, आईज आप मुझ पर रखो, तो आईज ही तो नहीं रखोगे खाली, आप पूरा ध्यान मुझ पे रखोगे। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, बहुत पूरे का एक छोटा सा पार्ट, पूरे जनरली बॉडी पार्ट्स वगैरह ज्यादा इसमें आते हैं। जैसे आई हैड टू सेल माई व्हीकल, जो भी है, वी हैव गॉट टू मेनी माउथ्स टू फीड, टू मेनी माउथ्स टू फीड, मतलब हमारे या आई हैव इन माई फैमिली, आई हैव 6 माउथ्स टू फीड, 6 माउथ्स टू फीड मतलब 6 मुंह है भरने के लिए, खिलाने के लिए। तो सिर्फ मुंह से तो नहीं, लेकिन हमें इसका मतलब क्या है कि वो 6 लोग हैं पूरा अ, पालन पोषण करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी बॉडी, होल बॉडी का एक पार्ट यूज किया गया है, किसी भी होल बॉडी का एक पार्ट यूज करते हैं तो हम सिनगडकी कहते हैं। अब मिटोनमी और इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, मेटोनमी इज, सिनोक्डकी इज डिफरेंट फ्रॉम मेटोनमी, थोड़ा सा डिफरेंस है। इन सिनेक्डकी द पार्ट दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द होल। मतलब सिनेक्डकी में हम कैसे रिप्लेस कर रहे हैं वर्ड्स को,
ये जो छोटा-सा पार्ट हमने यूज़ किया है, वो बड़े से पार्ट का ही एक हिस्सा है। पूरी बॉडी का एक पार्ट है हार्ट, पूरी बॉडी का एक पार्ट है ईयर्स, पूरी बॉडी का एक पार्ट है फेस, पूरी बॉडी का एक पार्ट है माउथ, है ना? तो वो हमने सब ये जो माउथ यूज़ किया है, वो पूरी बॉडी के लिए यूज़ किया है। ये जो ईयर्स यूज़ किया है, ये पूरी बॉडी के लिए यूज़ किया है। आईज़ यूज़ किया है, पूरी बॉडी के लिए यूज़ किया है। मतलब सिनेक्डकी में जो पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, वो उसी बॉडी का पार्ट है, उसी होल बॉडी का पार्ट है, या जो होल बॉडी यूज़ कर रहे हैं और जो पार्ट से रिप्लेस कर रहे हैं, वो दोनों एक ही होना चाहिए। जबकि मेटोनमी में जो हमने क्रेडल किया है बर्थ से, वो उससे रिलेटेड है, लेकिन उसी में नहीं है, बर्थ में ही नहीं है। जो ग्रेव से किया है, वो मृत्यु से रिलेटेड है, मृत्यु से रिलेटेड है, लेकिन मृत्यु का ही एक पार्ट नहीं है, ठीक है? जिस तरह से पेन किया है, पेन एजुकेशन का एक पार्ट है, बुक भी हो सकती है, ठीक है? अम, ये लेक्चर्स भी हो सकते हैं, स्कूल भी हो सकता है, लेकिन रिलेटेड है, नॉट दैट पार्ट। पेन जो आपका स्वॉर्ड है, वो लड़ाई से रिलेटेड है, फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, पर उसका एक स्ट्रेंथ नहीं है, सॉरी, एक उसका पार्ट नहीं है। तो सिनेक्डकी और मेटोनिमी में यही डिफरेंस है। मेटोनिमी में नाम मिटाकर हम दूसरा नाम लगाते हैं जो उससे रिलेटेड हो, उसके रिलेशन में, पर उसी का पार्ट। सिनेक्डकी में एक ही बॉडी का पार्ट होता है, उसी का पार्ट होता है जो हाफ लगाते हैं हम। जैसे ऑल हैंड्स ऑन द डेक, अब ये ऑल हैंड्स ऑन द डेक, डेक पर सिर्फ हाथ ही नहीं होंगे, पूरी बॉडी होगी, लेकिन ये पार्ट उसी का है, पार्ट का ही, पीपल का ही है, ठीक है, उसी इंसान का है। चाहे हैंड्स ले लो, चाहे बॉडी ले लो, पर वो है वही इंसान। तो यहाँ सिनेक्टकी हो गए। क्वीन रेफर्स टू क्राउन, क्वीन या किंग, जो क्राउन के लिए हम, क्राउन मतलब राजा या रानी ही नहीं होता, क्राउन मतलब ताज होता है। ताज मतलब क्या होता है? ताज मतलब गद्दी यानी पार। अभी भी हम बोलते हैं ही इज ऑन ही इज ऑन द क्राउन, मतलब जरूरी नहीं है कि उसको राजा, आज के टाइम में राजा रानी नहीं बनते, लेकिन आज के टाइम में हेड बनता है, हेड, द चीफ। तो जिसको एकदम टॉप की गद्दी, जो बॉस हो गया, टॉप की गद्दी मिल गई, टॉप की चेयर मिल गई, वो, उसको क्राउन मिल गया, ठीक है। क्राउन मतलब यहाँ पे आपको पावर मिलना, पावर मिलना होना का मतलब है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये मिटोनमी हुआ, उससे रिलेटेड है, उसका पार्ट नहीं है, क्वीन का पार्ट नहीं है, क्वीन की बॉडी का पार्ट नहीं है, पर उससे रिलेटेड है क्राउन। इसी तरह से शी इज इन सेफ हैंड्स। अब सेफ हैंड्स मतलब हैंड्स, एक तो आप बॉडी पार्ट देख लीजिए, सेफ हैंड्स है, सुरक्षित हाथों में है, हाथों में या सुरक्षित पर्सन के पास है, तो उस पर्सन का ही बॉडी पार्ट है हैंड। तो यहाँ पे सिनेक्टेड हो गया। ही हैज 8 माउथ टू फीट, खिलाने के लिए हमें इंसान है और उस इंसान का पार्ट है माउथ, तो ये सिनेक्टेड है। इंडिया वन द मैच, इंडिया, इंडिया की एक टीम ने मैच विन किया है ना, या इंडिया के एक प्लेयर ने मैच विन किया, तो ये उससे रिलेटेड है, नॉट द पार्ट। तो यहाँ मिटोनमी हो गया। हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल, अब यहाँ दी हैंड, ये हैंड जो हिला रहे हैं, ये हैंड उस पर्सन के हैं, है ना, उसी पर्सन के, तो यहाँ पे सिनेक्डक्टी हो गया। लेकिन क्रेडल, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, यहाँ क्रेडल जो है, जो ये बच्चे के पालने से रिलेटेड है, बच्चे के यहाँ पे एक्चुअली क्या है, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, जो पालना झुलाते हैं, वो वर्ल्ड पे रूल भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये माओ के लिए कहा गया है कि जो माएँ बच्चा लाइक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हैं, वो वही एक्चुअली रूल करती हैं वर्ल्ड पर। तो यहाँ क्रेडल जो है चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग या बर्थ से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है, नॉट द पार्ट। सो इट इज मेटोनमी। आई होप द डिफरेंस बिटवीन synecdoche and metonymy is clear. Now let us move ahead for the next figure of speech, irony और sarcasm। irony और sarcasm, व्यंग जो कह सकते हैं हम, irony, विपरीत, ठीक है, विपरीत, sarcasm, sarcastic। It is the figure of speech in which the real meaning is just the opposite of what is literally conveyed। जो कहा जा रहा है शब्दों के थ्रू, उससे जस्ट ऑपोजिट जो मीनिंग होता है, उसको हम आयरनी या सरकाज्म कहते हैं, ठीक है। यानी व्यंग एक तरह से कह लीजिए आप। जैसे क्लास में कोई बच्चा किसी ने शैतानी की, तो
अधिकतर में बोलती है वेरी गुड। तो क्या वो सच में अच्छा हुआ? दिस इज नॉट गुड, बट मतलब मैं उसे बोल रही हूँ अच्छा वेरी गुड, आई विल सी यू। सो दैट इज आयरनी। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। टेलिंग अ रूड कस्टमर टू हैव अ नाइस डे। एक बहुत ही रूड कस्टमर आया है शॉप पर और हम उसको जाते हुए बोल रहे हैं सर हैव अ नाइस डे। आपने मेरा दिन तो बिगाड़ दिया, मतलब बहुत बहस हो गई, आपने मेरा दिन तो बिगाड़ दिया, फिर भी हम उसको हैव अ नाइस डे, बस जाओ अब, है ना? तो ये उल्टा हुआ, ठीक है? तो जो हम अंदर से तो कुछ और निकल रहा है लेकिन हम उसको कुछ और बोल रहे हैं, तो दैट इज आयरनी और सरकाज्म। वॉकिंग इनटू एन एम्प्टी थिएटर, एम्प्टी थिएटर पूरे खाली, उसमें जाके बोलते हैं इट्स टू क्राउडेड, टू क्राउडेड, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत भीड़ है, मतलब उल्टा बोल रहे हैं बहुत भीड़ है ना? स्टेटिंग ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म बादल गरज रहे हैं, पानी हो रहा है और हम बोल रहे हैं ब्यूटीफुल वेदर, ब्यूटीफुल वेदर। तो ये आयरनी है, सरकाज्म है। अ कमेडियन टेलिंग एन अनरिस्पॉन्सिव ऑडियंस यू आर ऑल अ ग्रेट क्राउड। जैसे हम किसी मतलब वो बेचारा कॉमेडी किए चले जा रहा है और जनता है ना उसकी कॉमेडी को समझ पा रही है, ना उसके जोक्स को समझ पा रही है, ना क्लैप कर पा रही है, तो बोल रहा है यू आर अ ग्रेट क्राउड, आप तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राउड हो। जबकि अंदर से उसको समझ में आ रहा है कि वो तो समझ ही अब हमारे जोक को समझ ही नहीं पा रहा है कि बिल्कुल ही बेकार क्राउड है, बिल्कुल मुझे मेरे जोक्स को समझ ही नहीं पा रहे, तो बिल्कुल ही बेकार क्राउड का मीनिंग है, लेकिन वो बोल रहा है कि कैसे बोले यू आर अ ग्रेट क्राउड। A comedian describing someone who says foolish things a genius। कई बार हम बोलते हैं ओ जीनियस, ओ ग्रेट, ग्रेट क्या, हमें हमारा मीनिंग होता है कि बिल्कुल ही बेकार है ये तो, इट्स यूजलेस, पर फिर भी हम बोलते हैं। सो दैट इज आयरनी। हु सेज फूलिश थिंग्स, बेकार की थिंग को हम जीनियस बोल रहे हैं। अब मैरिज का, अब ये सारे क्या हो गए वर्बल आयरनी के, बोलने बोलने चालने में जो आते हैं वर्बल आयरनी के एग्जाम्पल है। अब यहाँ सिचुएशनल आयरनी भी होती है, जैसे मैरिज काउंसलर जो शादियां करवा रहा है वो फाइल्स फॉर डिवोर्स, वो डिवोर्स के लिए फाइल कर रहा है। मतलब एक तरफ तो तुम दूसरों की शादियां करवा रहे हो और दूसरी तरफ डिवोर्स फाइल कर रहे हो, तो ये सिचुएशनल आयरनी का एग्जाम्पल हो गया। पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड, पुलिस स्टेशन में ही रॉबरी हो गई भाई, पुलिस स्टेशन जो सबकी रखवाली के लिए बनी वहीं चोरी हो गई, वहीं डकैती हो गई, तो दिस इज ऑल्सो सिचुएशनल आयरनी। फायर स्टेशन गॉट फायर, कॉट फायर, फायर स्टेशन कॉट फायर, भाई जहाँ आग बुझाते हैं वहीं आग लग गई, तो ये सिचुएशनल आयरनी हो गई। अब नेक्स्ट इज पन। पन भी वर्ड से खेलने का ही, वर्ड्स को मॉडरेट करने का ही एक फिगर ऑफ स्पीच है। पन क्या होता है? अ पन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इज नोन एज प्ले ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के साथ खेला जाता है। पन इन्वॉल्व्स वर्ड्स विद सिमिलर और आइडेंटिकल साउंड, सिमिलर और आइडेंटिकल साउंड, जो यहाँ पे आवाज है उससे रिलेटेड, मतलब साउंड एक्चुअली मीनिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, जस्ट प्रोनाउंसिएशन। इसको ह्यूमरस, इंटेंडेड टू बी ह्यूमरस, ह्यूमरस बनाने के लिए किया जाता है, बट दे ऑफन हैव अ सीरियस पर्पस एज वेल इन लिटरेरी वर्क्स। लिटरेरी वर्क्स में कई बार सीरियस ले लिया जाता है। जैसे एग्जांपल, द साइक्लिस्ट वाज टू टायर्ड टू विन द रेस। टू, यहाँ देखो टू की स्पेलिंग हमको लग रहा है गलत है, ठीक है? यहाँ पे टू टायर्ड वाली, बहुत थका हुआ था कि वो रेस जीत नहीं पाया, लेकिन हम इस टू टायर्ड को हम उसी से रिलेटेड साउंड से हमने रिप्लेस कर दिया है, टू की स्पेलिंग को हमने रिप्लेस कर दिया है, टू, टू टायर्ड, डबल टायर्ड, मतलब बहुत ज्यादा। यहाँ पे TO2 भी रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ टू टायर्ड मतलब डबल टायर्ड, यानी ज्यादा थका हुआ। तो मीनिंग करीब करीब सेम है, बस स्पेलिंग के साथ हम खेल रहे हैं, ठीक है? इट इज डिफिकल्ट फॉर द क्रैब्स टू शेयर बिकॉज दे आर शेल फिश। शेल फिश, क्रैब्स, एक तो देखो यहाँ शेल, क्योंकि क्रैब जो है, क्रैब शेल में रह रहा है, ठीक है? और यहाँ पे एक्चुअली ये शेल जो है वो सेल्फिश के लिए, कि क्रैब्स जो है वो शेयर नहीं करते, क्योंकि एक तो वो शेल में रहते हैं, इससे रिलेटेड उसके मीनिंग हमने, क्योंकि वो सेल्फिश है, तो यहाँ वर्ड्स जो सिमिलर साउंड वर्ड्स हैं उससे हम रिप्लेस करते हैं। द वेडिंग केक हैड मी इन टीयर्स, यहाँ पे इन टीयर्स,
टीयर्स कौन से? आंसू वाले। वेडिंग केक जो मिला मुझे, वो जो है वो आंसुओं से रिलेटेड कर दिया, ठीक है। अब पेसिमिस्ट ब्लड इज ऑलवेज बी नेगेटिव। यहाँ पेसिमिस्ट क्या होता है? जो हमेशा नेगेटिव रहता है। तो ऑलवेज यहाँ बी जो है वो बी ई बी से रिलेटेड है, बी नेगेटिव, वो हमेशा ही नेगेटिव रहता है, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप जो है वो हमेशा बी नेगेटिव रहता है। ऐसा होता नहीं है हालांकि, पर ये पन का यूज किया हुआ है, उसी से सिमिलर मीनिंग्स। रीडिंग वाइल सन बाथिंग मेक्स यू वेल रेड। वेल रेड, अब सन बाथ, एक तो ये रिलेटेड, ये सन बाथ लेंगे आप धूप में लेंगे तो रेड कलर के हो जाएंगे, धूप में लाल हो जाता है चेहरा, तो लाल कलर के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रीडिंग जो है वो रेड, RED, रेड से हो गया कि रीडिंग वाइल सन बाथिंग, जब आप सन बाथ ले रहे हो तो एक तो लाल तो हो गई धूप से, और रीडिंग करके वेल रेड भी हो जाओगे, अच्छे पढ़े भी हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे जूस बी योर सेल्फ, जूस बी योर सेल्फ मतलब एक्चुअली जूस नहीं है, जस्ट बी योर सेल्फ है ये, ठीक है। इस तरह से पन, पन इज प्लेइंग विद द वर्ड्स, हैविंग सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, प्लेइंग विद द वर्ड्स, उसी तरह के वर्ड्स जिसका थोड़ा सा मीनिंग भी उससे रिलेट करे और स्पेलिंग भी हम चेंज कर सकें। यूफेमिज्म, आगे मैंने बताया था आपको यूफेमिज्म क्या होता है। Euphemism is the replacement of a word which might be deemed offensive, harsh, impolite or unpleasant. कई बार कोई ऐसी चीज होती है जिसको, कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको बोलना बहुत ही रूड सा लगता है। अगर हम किसी को बूढ़ा बोल दें तो कितना रूड लगेगा, ठीक है। डाइड, डेड बोल दें, मर गया, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम। तो दैट इज बहुत रूड सा लगता है, बहुत इम्पोलाइट सा लगता है, बहुत अनप्लेजेंट सा लगता है। तो ऐसे ऑफेंसिव या अनप्लेजेंट वर्ड्स को हम थोड़े से बेटर वर्ड्स में, थोड़े से पोलाइट लैंग्वेज में चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसको यूफेमिज्म कहते हैं। यूफेमिज्म मतलब बेटर वे में प्रोनाउंस करना, किसी डिसप्लीजिंग से वर्ड को बेटर वे में प्रोनाउंस करना। एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इंस्टेड ऑफ डाइड, हम किसी को नहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि ही डाइड, वो थोड़ा सा रूड लगता है, तो हम बोलते हैं ही डिपार्टेड, हिज सोल डिपार्टेड, ठीक है। ये बेटर वे है उससे कहने का कि मृत्यु परलोक सिधार गए, हम बोलते हैं ना कि वो मर गए, ऐसा बोलना बहुत अजीब सा लगता है, इट्स नॉट डिसेंट, तो हम उसको बोलते हैं वो परलोक सिधार गए, वो शांत हो गए। तो इसी तरह से ही डिपार्टेड, हिज सोल डिपार्टेड, ओके। एक, अब किसी को हम बोले गरीब है, भाई तो बहुत गरीब है, गरीब है, तो वो बहुत ही अजीब उसको लगेगा, मतलब बुरा सा, उसको अंदर से एक बुरा सा फीलिंग आएगा, तो हम बोलेंगे इकोनॉमिकली चैलेंज्ड पीपल। जैसे हैंडीकैप को अगर हम हैंडीकैप बोलना नहीं है, फिजिकली चैलेंज्ड बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली चैलेंज्ड हो गया पुअर, जो हैंडीकैप्ड हो गया वो फिजिकली चैलेंज्ड हो गया। हम उसको हैंडीकैप पहले कितना अजीब लगता था, किसी आप उसको एक कमी का फीलिंग एहसास कराओ कि आप हैंडीकैप्ड हो, भाई कितना बुरा लगता है, तो हम उसको फिजिकली चैलेंज्ड बोलेंगे। इंस्टेड ओल्ड, भाई आप बोल दो कि मैम यू आर टू ओल्ड, तो आई विल फील सो बैड, इजंट इट। बट अगर आप मुझे बोलोगे कि मैम यू आर एक्सपीरियंस, तो ठीक है, बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना। नाउ नेक्स्ट, अगर किसी को बोल दो मोटे हो आप, यू आर ओवरवेट, तो बुरा मान जाएगा भाई, इसलिए हम बोलेंगे अच्छा खाता पीता है भाई, वेल फेड, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, अब ये भी एक है कि छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, मैडम, हाथ आगे करके, है ना। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग गोइंग फॉर अ पू, यू, वी एल्डर्स यूज नेचर्स कॉल, हम लोग तो भाई अब हमें समझ आ गया है कि पूरी भीड़ में भी अगर हम खड़े होके बोलें, क्या होता है, बच्चे पूरी भीड़ में खड़े खोलते हैं, मैडम मे आई गो टू टॉयलेट, तो बच्चा है तो चल जाता है, लेकिन अगर हम ऐसे पूछे तो अजीब लगेगा ना, तो नेचर्स कॉल, ठीक है। सो ये जो ऐसी चीजें हैं जिनको हमें बोलने में थोड़ा सा बेकार लगता है, उनको हम जब अच्छे वर्ड से रिप्लेस करते हैं तो यूफेमिज्म कहते हैं, ठीक है। आई होप यू विल रिमेंबर। नेक्स्ट इज रीफ्रेन। रीफ्रेन क्या होता है? जब हम गाना गाते हैं, कोई भी गाना गाते हैं, तो हम हर स्टैंजा में 2 लाइन रिपीट करते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो ये हम जो लाइनें हम हर स्टैंजा में रिपीट करते हैं उसको रिफ्रेन कहते हैं। जो लाइन हम बार बार रिपीट करते हैं, पोइट्री में भी कई बार लाइंस रिपीट होती हैं, तो वो लाइंस रिफ्रेन कहलाती हैं। जैसे गानों में लाइन होती है, अ वर्स, अ लाइन, अ सेट और अ ग्रुप ऑफ लाइंस दैट रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल इन डिफरेंट स्टैंजाज। जो हर स्टैंजाज में जो लाइन रिपीट होती हैं उनको हम
रिफ्रेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया है, द डक एंड द कैंगरू पोएम जो आपकी है, उसमें सेड द डक टू द कैंगरू, ये एवरी स्टेंजा में रिपीट हो रहा है, सेड द डक टू द कैंगरू। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रेन। ऐसे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग में ये लाइंस रिपीट हो रही हैं, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो जो लाइनें हर स्टैंजा में, चाहे सॉन्ग हो चाहे पोएम हो, जो लाइनें रिपीट हो रही हैं उसको हम रिफ्रेन कहते हैं। रिफ्रेन, बार बार, री यानी रीअपियर, ठीक है। फ्रेम, फ्रेम आप उसको कह सकते हैं कि फ्रेम में बार बार आ रही है, सॉन्ग के फ्रेम में या पोइट्री के फ्रेम। नाउ नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेज, इमेजरी वर्ड, इमेज, इमेज मतलब पिक्चर, पिक्चर मतलब जो एक आपके माइंड में पूरी पिक्चर बिठा दे उसको इमेजरी कहते हैं, ठीक है। ये तो याद रखना इजी होगा, क्योंकि इमेजरी मीन्स इमेज एंड इट इज क्रिएटिंग एन इमेज इन फ्रंट ऑफ यू। वो लाइनें पढ़ के आप पूरा इमेज, एक पूरा बैकग्राउंड, पूरा सीन क्रिएट कर सको दिमाग में, उसको हम इमेजरी कहते हैं। इमेजरी इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट रिफर्स टू द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज टू इवोक अ सेंसरी एक्सपीरियंस और क्रिएट अ पिक्चर विद वर्ड्स और अ रीडर। मतलब हमारे दिमाग में चाहे कोई भी सेंस हो, चाहे टेक्टाइल सेंस हो, चाहे विजुअल सेंस हो, चाहे सेंस ऑफ ऑल्फैक्टरी या स्मेल का टेस्ट हो, टच करके हो, देख करके हो, महसूस करके हो, ठीक है। तो किसी भी इमोशंस को हम किसी भी अपने सेंसेस के द्वारा जब हम उसको फील कर लेते हैं तो उसको एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको इमेजरी कहलाते हैं। जैसे द ऑटम लीव्स आर अ ब्लैंकेट ऑन द ग्राउंड। अब इस लाइन को पढ़ के हमें समझ में आ रहा है, द ऑटम लीव्स आर अ ब्लैंकेट ऑन द ग्राउंड। ब्लैंकेट यानी ग्राउंड में पूरी बिछी हुई है, जो पत्ते झड़े हैं ऑटम में, जो पत्ते झड़े हैं वो पूरे बिछ गए हैं, चादर बिछी हुई है। तो हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि किस तरह पेड़ के नीचे पूरे पत्ते बिछे हुए हैं ग्राउंड पे। His words felt like dagger in my heart. अब इसको समझ में आ रहा है, dagger in my heart मतलब इतने जरूर बहुत ही कष्टकारी, बहुत ही बिल्कुल तीखे रहे होंगे कि वो बिल्कुल चुभ गए हमारे उसमें। My head is pounding like a drum. ऐसा बज रहा है, मतलब इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज्यादा आई एम इरिटेटेड, ठीक है। द किटन्स फर इज मिल्की। मिल्की, मिल्की से आप समझ सकते हैं वाइट एंड सॉफ्ट, हम इमेजिन कर पा रहे हैं। हिज कोट फेल्ट लाइक अ वेलवेट कर्टन, चिकना मखमली सा उसका टच हम महसूस कर पा रहे हैं। अब ये क्लास 10th की पोएम में लिखा हुआ है, देखिए, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल की लाइंस हैं। बट वन नाइट अ नाइटिंगेल इन द मूनलाइट कोल्ड एंड पेल perched on the sumac tree casting forth her melody। हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि एक रात है, चांद निकला हुआ है, सर्दियों की रात कैसी होती है, बर्फ बिल्कुल सुनसान है, और एक सिमेट्री पर, एक पेड़ पर एक नाइटिंगेल बैठकर गा रही है। तो वो एक पूरा सीन क्रिएट कर पा रहे हैं हम, पूरा इमेजिन कर पा रहे हैं, तो दैट इज इमेजरी। सो विद दिस, these 10 tricky 10 figures of speech are clear to you. I hope you will be thorough with all the figures of speech। मेरे figures of speech के दोनों पार्ट अगर आप कर लेंगे तो आई अश्योर यू कि आपको एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी। सो वॉच द वीडियोज, बोथ द वीडियोज completely till end, and like the video also, and subscribe the channel for my upcoming videos. Thank you. Have a nice day.